नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम DSSB PRT की तैयारी से जुड़ा एक बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। विषय है प्रारंभिक शिक्षा का नियोजन और प्रबंधन। और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़े ना, नियोजन, प्रबंधन, विकेंद्रीकरण, तो मुझे लगा कि अरे ये सब तो बड़े अधिकारियों और बाबुओं की बातें हैं। ऐसा लगा जैसे ये कहानी दिल्ली की किसी बड़े दफ्तर की है और गांव के स्कूल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं, आपका ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मतलब सालों तक हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था चली ही ऐसे है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक गलतफहमी को तोड़ने के लिए है। ये कहानी दिल्ली के दफ्तरों से शुरू जरूर होती है, पर इसका असली एक्शन, इसका जो क्लाइमैक्स है, वो एक गांव के स्कूल में एक माँ के हाथ में खत्म होता है। अच्छा। हाँ, और DSSB PRT परीक्षा में ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे ताकत का सफर ऊपर से नीचे तक पहुंचा। ये पॉलिसी से प्रैक्टिस तक की कहानी है। चेतक, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो आपका मतलब है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी ताकत बस ऊपर ही रहती थी? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें दो मॉडलों का फर्क समझना होगा। पहले हमारे यहाँ एक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम? हाँ, आप इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकती हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार बैठी है और वहीं से सारे फैसले, सारी योजनाएं बनकर नीचे भेजी जाती थी। टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहते हैं। सही पकड़ा, टॉप डाउन अप्रोच या ऊपर से नीचे का नजरिया। लेकिन इसमें क्या बुराई है? मतलब एक देश में एक जैसी शिक्षा नीति हो, एक जैसे नियम हो, ये तो सुनने में अच्छी बात लगती है। एक स्टैंडर्ड बना रहता है। सैद्धांतिक तौर पर हाँ, आपकी बात सही लगती है, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में यह मॉडल बुरी तरह फेल हो रहा था। जरा सोचिए, दिल्ली में बैठकर जो योजना केरल के एक तटीय गांव के लिए बनी है, वही योजना लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों वाले स्कूल पर भी लागू हो रही है। हाँ, ये तो गड़बड़ है। दोनों जगहों की जरूरतें, भाषा, संस्कृति, यहाँ तक कि मौसम भी बिल्कुल अलग है। तो इस मॉडल में स्थानीय जरूरतों, मतलब लोकल नीड्स की कोई जगह ही नहीं थी। टीचर तो बस एक पोस्टमैन की तरह था। मतलब ऊपर से जो आदेश आया वो क्लासरूम तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, कोई रचनात्मकता नहीं, कोई अपनापन नहीं। अब मुझे समस्या समझ आई। मतलब एक ही साइज की शर्ट सबको पहनाने की कोशिश हो रही थी, तो फिर इसका हल क्या निकला? जाहिर है वो दूसरा मॉडल होगा। सही, इसका हल था विकेंद्रीकृत प्रणाली यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये पिरामिड को उल्टा करने जैसा है। अच्छा। ये बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर का नजरिया। इसमें ताकत को ऊपर से छीनकर नीचे बांटा गया, जिले को, ब्लॉक को और सबसे जरूरी गांव और स्कूल के लेवल तक। मतलब ताकत को बांट दिया गया। हाँ, इसे एक पेड़ की तरह समझिए, जिसकी जड़ें समुदाय और गांव में, और वहीं से पोषण लेकर पूरा पेड़ खड़ा होता है। और इसका मकसद सिर्फ एक, समता यानी इक्विटी और समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस को हकीकत बनाना। ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है, पर इतनी बड़ी मशीनरी को जो सालों से एक ही तरीके से चल रही थी, उसे उल्टा घुमाना आसान तो नहीं रहा होगा। इस बदलाव को कोई कानूनी ताकत मिली, कोई तो गेम चेंजर रहा होगा, है ना? बिल्कुल, और वो गेम चेंजर था शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट? जी, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक क्रांति थी। इस एक कानून ने शिक्षा को सरकार का एहसान या कोई योजना होने से बदलकर हर बच्चे का कानूनी हक बना दिया। कानूनी हक? हाँ, और जब कोई चीज हक बन जाती है तो उसे देना सरकार की मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों हो जाती है। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास बजट नहीं है या टीचर नहीं है, अब उसे ये सब करना ही पड़ेगा। तो इस कानून ने वो कौन से मजबूत पिलर खड़े किए जिन्होंने इस पूरी विकेंद्रीकृत व्यवस्था को सहारा दिया? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं और परीक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी हैं। पहला है पहुंच, एक्सेस। पहुंच, इसका मतलब था कि अब कोई भी बच्चा स्कूल से दूर नहीं रहेगा। सरकार को ये पक्का करना था कि हर बच्चा, खास तौर पर SC, ST, अल्पसंख्यक और मजदूरों के बच्चे स्कूल तक लाए जाएं। ठीक है, और दूसरा स्तंभ था समावेशन, इंक्लूजन। यानी अब किसी भी बच्चे को, चाहे वो विशेष जरूरत वाला बच्चा हो, मतलब CWSN, या कोई बाल श्रमिक, उसे अलग नहीं किया जाएगा। उसे मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़ाना होगा। बिल्कुल, उसे मुख्य धारा के स्कूल में ही पढ़ाना होगा। और तीसरा, जो सबसे ताकतवर स्तंभ है, वो है दायित्व, ऑब्लिगेशन। ये सरकार पर कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि स्कूल की बिल्डिंग, टीचर, टॉयलेट, पीने का पानी, हर बुनियादी सुविधा उसे देनी ही होगी। ये तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, कानून बन गया, सरकार की जिम्मेदारी भी तय हो गई। लेकिन हम वापस जमीन पर आते हैं, गांव के लेवल पर।
असल में वहाँ योजना बनती कैसे है? यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म नियोजन यानी माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग। हाँ, ये शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। गांव की योजना गांव में गांव वालों के द्वारा। ये योजना अब दिल्ली या जयपुर के एसी कमरों में नहीं बनती, बल्कि स्कूल के बरामदे में या चौपाल पे बैठ के बनती है। सही। ठीक है, तो ये होता कैसे है? मतलब क्या बस सब लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं या इसका कोई व्यवस्थित तरीका है? नहीं नहीं, इसका एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है, जिसके 4 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता। सामुदायिक लामबंदी। देखिए, आप किसी के लिए योजना तब तक नहीं बना सकते जब तक वो खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा ना बनना चाहे। तो सबसे पहले पूरे गांव को जगाया जाता है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए मीना मंच, माँ बेटी मेला, नामांकन अभियान, नुक्कड़ नाटक, ऐसे कई मजेदार तरीके अपनाए जाते हैं। खास ध्यान इस बात पर होता है कि लड़कियों की पढ़ाई को लेकर जो पुरानी सोच है उसे बदला जाए। और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाने पर भी जोर होगा। हाँ बिल्कुल, उनके लिए माहौल बनाया जाता है। मान लीजिए कि गांव में सब लोग जागरूक हो गए और साथ काम करने को तैयार हैं, पर इतने सारे लोगों को एक साथ लाकर एक ठोस योजना बनाना तो मुश्किल होगा। शुरुआत कैसे होती है? आपकी आशंका बिल्कुल सही है। इसीलिए दूसरा चरण है कोर प्लानिंग टीम का गठन। एक टीम बनाई जाती है। जी, ऐसा नहीं है कि पूरा गांव एक साथ बैठकर योजना लिखेगा। इसके लिए एक छोटी असरदार टीम बनती है जो स्कूल और समुदाय के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। और इस टीम की बनावट बहुत खास है। इसमें सिर्फ हेडमास्टर या सरपंच नहीं होते। इसमें गांव के पढ़े लिखे नौजवान, महिलाएं, रिटायर्ड फौजी या टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, मतलब समुदाय के हर हिस्से से लोग होते हैं। हाँ, और दूसरे इज्जतदार लोग भी शामिल होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस टीम में उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो अक्सर सरकारी कामों से सहमत नहीं होते या आलोचना करते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये एक शानदार सवाल है और हाँ, ये बिल्कुल सच है। टीम में असहमत स्वरों को जानबूझकर शामिल किया जाता है। पर क्यों? इससे तो मीटिंग में सिर्फ बहस ही होगी, काम कैसे होगा? कारण ये है कि अगर योजना से कोई खुश नहीं है तो वो उसे लागू भी नहीं होने देगा, है ना? बात तो सही है। तो बेहतर है कि उनकी असहमति और उनके सवाल योजना बनाते समय ही सामने आ जाएं, ताकि उनका हल निकाला जा सके। ये लोकतंत्र को क्लासरूम की प्लानिंग तक लाने जैसा है। इससे योजना और मजबूत बनती है, कमजोर नहीं। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी सोच है। ठीक है, टीम बन गई। अब उनका अगला कदम क्या होता है? अब आता है सबसे जरूरी तीसरा चरण, डेटा संकलन और स्कूल मानचित्रण। डेटा कलेक्शन? हाँ, मतलब अब हवा में बातें नहीं होती। हर फैसला सबूत और आंकड़ा को देखकर लिया जाता है। इसके लिए टीम 3 बड़े काम करती है। पहला, घरेलू सर्वेक्षण, हाउस होल्ड सर्वे। घर घर जाके सर्वे करना। जी, जिसमें घर घर जाकर 14 साल तक के हर बच्चे की जानकारी लिखी जाती है। वो स्कूल जाता है या नहीं, क्यों नहीं जाता, कोई परेशानी तो नहीं है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है विलेज एजुकेशन रजिस्टर, VER। इसे आप गांव के शिक्षा का आधार कार्ड समझिए। अच्छा, इसमें हर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है। वो कब स्कूल में आया, उसकी हाजिरी कैसी है, वो क्लास में कैसा कर रहा है, और अगर वो स्कूल छोड़ता है तो कहाँ गया। ये रजिस्टर पक्का करता है कि कोई भी बच्चा सिस्टम की नजरों से ओझल ना हो जाए। और तीसरा काम आपने बताया था? मैपिंग। हाँ, मानचित्रण, मैपिंग। गांव का एक नक्शा बनाया जाता है जिस पर हर घर, स्कूल और रास्ते को दिखाया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कौन से बच्चे स्कूल से बहुत दूर रहते हैं या किन बच्चों को स्कूल आने में कोई नदी नाला पार करना पड़ता है। वाह, मतलब पूरी जासूसी होती है ताकि एक भी बच्चा पीछे ना छूटे। अब टीम के पास पूरा डेटा आ गया है। उन्हें पता है गांव में कितने बच्चे हैं, कौन स्कूल नहीं आ रहा और स्कूल में क्या क्या कमियां हैं। अब इस जानकारी का क्या होता है? यही से चौथा और आखिरी चरण शुरू होता है, योजना निर्माण और तार्किक ढांचा। अब इस सारे डेटा को एक्शन में बदलने का समय है। एक्शन प्लान? जी, इसके लिए एक साफ सुथरा एक्शन प्लान बनाया जाता है जिसे लॉजिकल फ्रेम ऑफ एक्शन कहते हैं। इसमें 4 चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती हैं। पहला, लक्ष्य, टारगेट्स, जैसे इस साल 20 नए बच्चों का दाखिला करवाना है या लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 5% कम करना है। ठीक है, लक्ष्य तय हो गए। फिर संसाधन, रिसोर्सेस। इन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नया कमरा, एक और टीचर या कुछ खेल का सामान। फिर आता है बजट। हर काम में कितना पैसा लगेगा।
और सबसे जरूरी समय सीमा, टाइमलाइन। कौन सा काम कब तक पूरा होगा और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ये योजना कागज पर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असली चुनौती तो इसे लागू करने में है। अक्सर गांव के स्तर पर राजनीति या गुटबाजी हावी हो जाती है। तो ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया है कि ये योजना सिर्फ कागजों में न रह जाए और असल में काम करे? इसकी निगरानी कौन करता है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। योजना बनाना एक बात है, उसे लागू करवाना और उसकी निगरानी करना बिल्कुल दूसरी। यहीं पर प्रबंधन की भूमिका आती है और इसका सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली स्तंभ है स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी। हाँ, आरटीई एक्ट ने हर सरकारी स्कूल में एसएमसी बनाना अनिवार्य कर दिया है और इसकी बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। क्या खास है इसकी बनावट में? एसएमसी में 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। 75%? हाँ, सोचिए, 75%, बाकी 25% में टीचर और गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन असली जादू अगले नियम में है। इन सभी सदस्यों में से 50% का महिला होना अनिवार्य है। 50% महिलाएं? ये तो सच में सत्ता का हस्तांतरण है। बिल्कुल, स्कूल चलाने की असली चाबी अब समुदाय, खासकर महिलाओं के हाथ में दे दी गई है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या वो माता पिता, जिनमें से कई शायद खुद ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, वो स्कूल के बजट जैसे मुद्दों पर असरदार फैसले ले पाते हैं, या असल में फैसले हेडमास्टर ही लेते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। शुरुआत में ऐसा ही होता था और कई जगहों पर आज भी एसएमसी को हेडमास्टर ही चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, जब माता पिता, खासकर महिलाएं, देखती हैं कि उनके पास सच में मिड डे मील की क्वालिटी जांचने का अधिकार है, टीचर की गैर हाजिरी पर सवाल उठाने का अधिकार है, स्कूल के पैसे का हिसाब मांगने का अधिकार है, तो वो इस ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाती हैं। एसएमसी ही स्कूल विकास योजना एसडीपी बनाती है, सरकारी ग्रांट के खर्च की निगरानी करती है और ये पक्का करती है कि किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव या हिंसा ना हो। तो एसएमसी एक तरह से स्कूल की लोकल सरकार हो गई। लेकिन टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, उसे अगर कोई अकादमिक मदद चाहिए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, टीचर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उन्हें लगातार एकेडमिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 स्तरों पर मदद की व्यवस्था है। ब्लॉक लेवल पर होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, बीआरसी। बीआरसी? हाँ, जहां एक्सपर्ट्स होते हैं जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। और उससे भी जमीनी स्तर पर 10-15 गांवों का एक क्लस्टर बनाकर एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, सीआरसी, बनाया जाता है। सीआरसी? जी, सीआरसी का कोऑर्डिनेटर हर महीने स्कूलों में जाकर टीचर को क्लासरूम में ही मदद करता है, उनकी समस्याएं सुनता है। ये एक तरह से टीचर के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का काम करते हैं। ये तो सरकारी स्कूलों का पूरा इकोसिस्टम हो गया। निजी स्कूलों का क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। आरटीई एक्ट ने निजी स्कूलों को भी जिम्मेदार बनाया है। उन्हें अपनी एंट्री लेवल क्लास की 25% सीटें गरीब और वंचित तबके के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होती हैं। और वो एडमिशन के लिए कोई टेस्ट भी नहीं ले सकते? सही कहा, कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं, और बिना सरकारी मान्यता के कोई प्राइवेट स्कूल चल ही नहीं सकता। ये सब सुनकर एक बड़ी तस्वीर साफ हो रही है, पर इस पूरी विशाल प्रक्रिया के लिए पैसा कहाँ से आता है? और आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का भी इसमें कोई रोल है? जहां तक पैसे की बात है तो ये केंद्र और राज्य सरकार की एक साझेदारी है, जिसमें फिलहाल 50-50 का अनुपात है। ये पैसा राज्य की एक नोडल एजेंसी के जरिए सीधा एसएमसी और स्कूल के खातों में पहुंचता है, ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का रोल तो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल नेट जैसे प्रोग्राम सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, और ईएमआईएस मतलब एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर्स ने डेटा इकट्ठा करने के काम को बहुत आसान कर दिया है। तो एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल जाती है। जी, कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कहाँ क्या जरूरत है। इसका मकसद डिजिटल डिवाइड को कम करना और हर फैसले को डेटा पर आधारित बनाना है। ये काफी विस्तृत जानकारी थी। अगर हम डीएसएसबी पीआरटी परीक्षण के नजरिए से इसे समेटना चाहें, तो वो कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर एक एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? परीक्षा के लिए कुछ चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, एसएमसी की संरचना, वो 75-25% का अनुपात और 50% महिला सदस्यों की शर्त। ठीक है। दूसरा, सूक्ष्म नियोजन के चारों चरणों का सही क्रम, पहले जागरूकता, फिर टीम, फिर डेटा और आखिर में योजना। क्रम याद रखना है। हाँ। तीसरा, विकेंद्रीकरण का असली मकसद क्या है, समता और समावेशिता। और चौथा, वीईआर का पूरा नाम, विलेज एजुकेशन रजिस्टर।
और उसका काम यानी हर बच्चे को ट्रैक करना, इन पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो अगर मैं जल्दी से दोहराऊं तो कीवर्ड्स है टॉप डाउन से बॉटम अप की तरफ जाना यानी विकेंद्रीकरण, सही। इसका कानूनी हथियार आरटीई एक्ट 2009, हम्म जमीनी स्तर पर योजना बनाने का तरीका सूक्ष्म नियोजन, हम्म और इसे लागू करने वाली लोकल पावर यानी एसएमसी, जिसे बीआरसी और सीआरसी सपोर्ट करते हैं, और हर बच्चे का रिकॉर्ड रखने वाला वीईआर। क्या मैंने सही सार निकाला? बिल्कुल, आपने इस पूरी इकाई की आत्मा को पकड़ लिया है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में साफ हैं, तो सवाल चाहे कितना भी घुमाकर पूछा जाए, आप उसका जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। इसने नियोजन और प्रबंधन जैसे सूखे शब्दों को एक जिंदा कहानी में बदल दिया। अंत में मैं सभी भावी शिक्षकों से बस एक बात कहना चाहूंगा। याद रखिए, इस नई व्यवस्था में आप सिर्फ एक टीचर नहीं हैं जो सिलेबस पूरा करता है। आप एक सामाजिक परिवर्तन के एजेंट हैं, एक सोशल चेंज एजेंट। आप वो पुल हैं जो ये पक्का करते हैं कि दिल्ली में बना कानून और भेजा गया पैसा असल में उस बच्चे की कॉपी और प्लेट तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बहुत ही प्रेरक और जिम्मेदारी से भरा विचार है ये। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, इस पर सोचेगा जरूर। जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप अपने स्कूल की एसएमसी और अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर इस सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके स्कूल के आसपास एक भी बच्चा शिक्षा के जादू से वंचित न रह जाए।